स्टूडेंट, आज हम हिंदी शिक्षण के यूनिट सेकंड में अभिव्यक्ति कौशल में मौखिक अभिव्यक्ति का अध्ययन करेंगे। भाषा के जो कौशल हैं वो 3 माने गए हैं, जिसके माध्यम से हम अपनी विचारों, भावनाओं, इच्छाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो पशुओं से ज़्यादा बुद्धि रखता है, जिससे वे अपने विचारों की अभिव्यक्ति जो है अलग अलग माध्यम से करता है। साहित्य में जो अभिव्यक्ति की गई है वो 3 प्रकार से बताई है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करता है। अभिव्यक्ति के 3 प्रकार बताए हैं: मौखिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति और सृजनात्मक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति से तात्पर्य उस अभिव्यक्ति से है जिसमें हम बोलकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, और उसी जो बोलकर हम व्यक्त कर रहे हैं उसको स्थायी रूप देने के लिए लिपिबद्ध करके जो लिखित रूप हमारे सामने आता है वो लिखित रूप कहलाता है, जिसमें हम लिखकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। और सृजनात्मक अभिव्यक्ति, सृजनात्मक अभिव्यक्ति में जो है मौखिक और लिखित दोनों अभिव्यक्तियों को में अपने विचारों को अभिव्यक्त किया जाता है, परंतु उस विचारों की अभिव्यक्ति मनुष्य अपनी स्वयं की नई सृजना, नई क्रिएटिविटी के माध्यम से, या हम ये कह सकते हैं कि अपनी नवीन ज्ञान के को समावेशित करके जिसमें कुछ नया करने की कल्पना होती है, वो लीक से हटकर अब कार्य करने में विश्वास रखता है, और वो क्रिएटिविटी कहलाती है। वो क्या कहलाती है? क्रिएटिविटी। हम देखते हैं कि जैसे हमने किसी को एक टॉपिक दिया लिखने के लिए, और वो टॉपिक हर बालक अलग अलग लिखेगा, उसके बारे में हर बालक अलग अलग लिखेगा। इसका क्या कारण है? सृजनात्मक। हर बालक की अपनी एक अलग सोच होती है, अपनी एक अलग प्रतिभा होती है, और उसी के माध्यम से वो उसमें कुछ नया करने की कल्पना रखता है, वो सृजनात्मकता रहती है। तो जो अभिव्यक्ति है वो के 3 प्रकार बताए हैं: मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति और सृजनात्मक अभिव्यक्ति। ठीक है। मौखिक अभिव्यक्ति में जिसमें हम बोलकर हमारे विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, तो मौखिक अभिव्यक्ति जिसकी जितनी सशक्त होती है वो उस बोलने में उतना उसका कमांड होता है। बहुत बार हम देखते हैं कि किसी बात को सहज रूप में व्यक्ति व्यक्त कर देता है, कि जैसे कोई बुरा लगने वाली बात है, और किसी का बोलने का कौशल इतना परिपक्व होता है कि वो उस बात को बहुत ही सहज रूप में उसके सामने प्रस्तुत कर देता है। तो ये उसका वाक चातुर्य कहलाता है। और ये वाक चातुर्य कब आता है? जब उसकी मौखिक अभिव्यक्ति परिपक्व होती है, सशक्त होती है। और मौखिक अभिव्यक्ति जिसकी परिपक्व सशक्त होती है, हम देखते हैं कि जब साक्षात्कार होता है या इंटरव्यू होता है, तो वो व्यक्ति बहुत जल्दी अब जो है उत्तर दे देता है, और उसके बोलने के चातुर्य के माध्यम से वो साक्षात्कार को, इंटरव्यू को पास कर लेता है। लिखित अभिव्यक्ति साहित्यिक अभिव्यक्ति है। हर व्यक्ति जो लिखता है उसके लिखने की काल्पनिक क्षमता अलग अलग होती है। लिखित अभिव्यक्ति उसके शब्द ज्ञान पर, उसके भाषा के ज्ञान पर, उसके व्याकरण के ज्ञान पर निर्भर करती है। बालक की भाषा का ज्ञान, व्याकरण का ज्ञान जितना सशक्त होगा, उसकी लिखित अभिव्यक्ति भी उतनी ही अच्छी होगी, और ऐसे बालक जो है परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। और सृजनात्मक जिसमें कुछ नया करने की कल्पना है, और नई कल्पना के माध्यम से वो नए विचारों, अपने विचारों को नए रूप में प्रस्तुत करता है। ठीक है, वो जो है सृजनात्मक अभिव्यक्ति कहलाती है। ठीक है। अब है अभिव्यक्ति की विशेषताएं। तो अब हम जो है मौखिक अभिव्यक्ति की
कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिसके माध्यम से हम अपनी बोलने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, अर्थात उन बोलते समय हमको उन सब बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है। पहली है सुश्रव्यता। जो हम बोल रहे हैं वो बहुत स्पष्ट होना चाहिए, जो सबको स्पष्ट रूप से सुनाई दे। बोलने में यदि अशुद्धि होगी या हमारा क्षेत्रीय प्रभाव उस पर होगा जिसके कारण से हम अशुद्ध उच्चारण करेंगे, तो बालक वही सीखेंगे। तो जो हम बोल रहे हैं वो पूरा स्पष्ट होना चाहिए ताकि बच्चा स्पष्ट सुनेगा और स्पष्ट ही बोलने का प्रयास करेगा। दूसरा है उचित गति। बोलने की जो गति है वो ना बहुत धीमे होनी चाहिए और ना ही बहुत तेज होनी चाहिए। यदि बहुत तेज बोलेंगे तब भी बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा और बहुत धीरे बोलेंगे तो बालकों को सुनाई नहीं देगा। और उसकी एक जो गति है वो एक आधार में होनी चाहिए, एक निश्चित क्रम में होनी चाहिए। यदि बहुत जल्दी जल्दी हम किसी बात को बोलकर अभिव्यक्त करेंगे, बोलना चाहेंगे, तो जो हम बोलना चाहते हैं उस पूरे अर्थ की प्रतीति नहीं हो पाएगी। तो जो बोलने की गति है वो हमारी एक मध्यम वर्ग में मध्यम होनी चाहिए ताकि हम बच्चों को स्पष्ट रूप से किसी बात को बोलकर समझा सके। तीसरी है शुद्धता। बोलने में शुद्धता होनी अनिवार्य है, क्योंकि भाषा में जब तक हमको व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम शुद्ध भाषा नहीं बोल सकेंगे। शुद्ध भाषा बोलने के लिए व्यक्ति को व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है। कहाँ जो है स्त्रीलिंग आ रहा है, कहाँ पुल्लिंग आ रहा है, कहाँ कर्ता आएगा, कहाँ कर्म आएगा, कहाँ क्रिया है, क्रिया के साथ कौन सा लिंग लग रहा है, ये सब ज्ञान हमको व्याकरण कराता है और व्याकरण ही भाषा को शुद्धता देता है। तो हमको शुद्धता प्राप्त करने के लिए व्याकरण का पूरा ज्ञान होना जरूरी है और जो भी हम बोल रहे हैं वो बहुत स्पष्ट और शुद्ध भाषा में बोलकर बच्चों को बताया जाए, तब बच्चे हमारी बात को जो है स्पष्ट रूप से समझेंगे। अगला है शिष्टाचार। शिष्टाचार से तात्पर्य यह है कि हमारी भाषा ऐसी हो जो बालक के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करे। शिष्टाचार युक्त शब्द अर्थात आदर पूर्वक शब्दों का प्रयोग करके हमको भाषा बोलनी चाहिए। यदि हम शिष्टाचार पूर्ण भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तो बालक हमारा ही अनुसरण करता है और उसी भाषा को वो बोलने का प्रयास करेगा। तो एक आदर्श शिक्षक, एक भाषा का शिक्षक को जो भाषा वो प्रयोग कर रहा है वो बहुत शिष्टाचार पूर्ण होनी चाहिए, जिससे बच्चा भी उस शिष्टता से बोलने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट है उतार चढ़ाव। भाषा में उतार चढ़ाव हाव भाव के अनुसार आता है। हमारे जैसे हाव भाव होंगे वैसे ही हमारी भंगिमाएं बोलते समय हो जाती है। भाषा तेज धीमी भी उसी के क्रम में होती है। जो उतार चढ़ाव, जब संगीत में हम गाना गाते हैं तो संगीत के स्वर भी जो है उतार चढ़ाव के अनुसार ऊपर और नीचे लगते हैं। तो भाषा में भी हमारे उतार चढ़ाव होना अनिवार्य है। एक ही क्रम में यदि भाषा हम बोलते चले जाते हैं तो बोलने वाले की जो बोलना चाह रहा है वो प्रभाव उतना उत्पन्न नहीं होता है। उस प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए उसकी भाषा में उतार चढ़ाव का होना जरूरी है, जिसके माध्यम से ही वो अपने भावों को सही ढंग से व्यक्त कर सकता है। और नेक्स्ट है क्रमबद्धता। भाषा में क्रमबद्धता, तारतम्यता होनी अनिवार्य है। यदि तारतम्यता नहीं होगी तो विचार भी क्रमबद्ध प्रस्तुत नहीं होंगे। विचारों की क्रमबद्ध प्रस्तुति के लिए भाषा में क्रमबद्धता होनी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एक कहाँ से उठा लिया, एक कहाँ का उठा के बोल दिया, तो उससे क्रमबद्धता नहीं आएगी। क्रमबद्धता के माध्यम से ही हम विचारों को पूर्ण रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए भाषा का लास्ट गुण जो है क्रमबद्धता है, वो हमारे भाषा में होनी अनिवार्य है। ठीक है, अब हम जो है मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने वाले कौन कौन सी गतिविधियां हैं
उसका हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे कि एक शिक्षक होने के नाते हम बालक में मौखिक अभिव्यक्ति कैसे विकसित कर सकते हैं। आज का गृह कार्य का प्रश्न लिखिए। आज का आपका गृह कार्य का प्रश्न है, मौखिक अभिव्यक्ति किसे कहते हैं तथा अभिव्यक्ति के प्रकारों को बताते हुए मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं बताइए। मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं बताइए।